हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है, क्या इसमें साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं और कौन से ट्रीटमेंट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का मतलब फीटस की आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना या उनका डिस्ट्रक्शन होना, उस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये एक हीमोलिटिक डिजीज है जो कि न्यूबॉर्न्स में होती है, यानी कि नवजात शिशु में ये बीमारी होती है। इसको बोला जाता है हीमोलिटिक डिजीज, या इसको शॉर्ट में HDN या HDFN के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? एलो इम्यून कंडीशन है या आइसो इम्यून कंडीशन है, जो कि एक फीटस में डेवलप होती है या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी में डेवलप होती है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। और दोस्तों, ये जो कंडीशन है, ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ये कंडीशन आपकी डेवलप होती है। किस वजह से होता है? जब मदर के RH फैक्टर और बेबी के RH फैक्टर में डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों का जो RH फैक्टर है वो अलग अलग होता है। गॉट इट? तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। तो इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, तब आपको समझ में आए। दोस्तों, इसको डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी जेनेटिक्स को समझ लेते हैं कि ये RH फैक्टर बच्चों में आता कैसे है, बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फादर है जो कि होमोजाइगस है। आप देख सकते हैं कि ये होमोजाइगस फादर है जिसमें डोमिनेंट RH फैक्टर प्रेजेंट है, यानी कि RH फैक्टर पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है और डोमिनेंट एलील्स इसमें प्रेजेंट है। और इधर मदर क्या है? मदर RH नेगेटिव है। गॉट इट? तो इनकी जो संतानें होंगी, इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी, उनमें वो सारी क्या होंगी? RH पॉजिटिव होंगी। गॉट इट? क्योंकि सभी क्या हो रही, हेट्रोजाइगस बन रहे हैं, सारे क्या बन रहे हैं? हेट्रोजाइगस बन रहे हैं, क्योंकि जो डी डोमिनेंट एलील है वो फादर से इनको मिल रहा है, तो सारे संतानें क्या होंगी? RH पॉजिटिव होंगी। तो टोटली ये जो RH फैक्टर है, ये किससे? फादर से उनकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फादर होमोजाइगस है और रिसेसिव है, रिसेसिव एलील्स इसमें प्रेजेंट है, RH नेगेटिव है, यानी कि गॉट इट। और मदर भी क्या है? RH नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी संतानें क्या होंगी? सारी क्या बनेंगी? ऑफस्प्रिंग्स इनकी होमोजाइगस रिसेसिव इनकी ऑफस्प्रिंग्स होंगी। तो ये इन सब में क्या होगा? RH फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि ये सब की सब क्या होंगी? RH नेगेटिव होंगी। अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे, इसमें आप देखिए फादर क्या है? हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। आप देख सकते हैं एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, यानी कि डोमिनेंट है तो RH फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फादर RH फैक्टर पॉजिटिव है लेकिन हेट्रोजाइगस है, और मदर RH नेगेटिव है। तो इनमें आप देखेंगे कि 50% जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा और 50% RH नेगेटिव होंगे, यानी कि जो हेट्रोजाइगस आपके बनेंगे, हेट्रोजाइगस ही केवल क्या होंगे? RH पॉजिटिव होंगे। बाकी के दो जो होमोजाइगस हैं उन दोनों में RH नेगेटिव होगा। गॉट इट? अब यहां समझेंगे कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैसे डेवलप होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई मदर, ये जो बड़ा पिक्चर बनाया गया है, बड़ा जो सर्कल बनाया है, इसको आप मदर मानिए, और इसके अंदर जो छोटा सर्कल बनाया गया है उसको आप उसका बेबी समझिए। गॉट इट? तो अगर कोई मदर RH नेगेटिव है, मदर क्या है? मदर RH नेगेटिव है, और बेबी, उसका जो बच्चा, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो क्या है? RH पॉजिटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी की ये बात हो रही है, यानी कि जब कोई लेडीज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो RH नेगेटिव है और बेबी क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया, तो डिलीवरी हो गई उसकी, तो बच्चा जो है हेल्दी सर्वाइव करेगा, बच्चा ठीक रहेगा। गॉट इट? यानी कि अभी तक क्या है? बेबी RH पॉजिटिव है और मदर क्या है? RH नेगेटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा वो बच्चा हेल्दी होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन डिलीवरी के टाइम अगर बच्चे का ब्लड माँ के कांटेक्ट में आ जाता है, गॉट इट? माँ के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या होगा? फीटल मैटरनल ब्लड ट्रांसफर अगर होता है, तो ऐसे में बच्चे का जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो माँ के ब्लड में मिक्स हो जाएगा, माँ के ब्लड में चला जाएगा, यानी कि जो RH फैक्टर है वो बच्चे से माँ में ट्रांसफर हो जाएगा। गॉट इट? डिलीवरी के टाइम पे। तो इससे क्या होगा कि माँ का जो इम्यून सिस्टम है उसको एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि अभी तक माँ में RH प्रेजेंट नहीं है।
गॉट इट। मदर में आरएच अभी तक प्रेजेंट नहीं है। अब उसको आरएच आ गया, बच्चे से आरएच फैक्टर एंटीजन जो है वो उस पे एंटर कर गया है, तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर करेगा, तो आपकी बी सेल्स को मैसेज जाएगा, बी सेल्स प्रोलिफरेट होकर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और प्लाज्मा सेल्स इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एंटी आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज का बनना स्टार्ट हो जाएगा मदर में। गॉट इट। तो मदर में क्या आ जाएंगी, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। किस एंटीजन के अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। इसको डी एंटीजन भी बोला जाता है, आरएच एंटीजन को डी एंटीजन भी बोला जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंटी डी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी मदर। अब देखिए, जब सेम मदर सेकंड टाइम यानी कि नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती है, और तब भी क्या होता है, मदर आरएच नेगेटिव तो है ही है, और बच्चा तब भी अगर आपका आरएच पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मदर के अंदर आरएच के लिए एंटीबॉडीज बन चुकी थी फर्स्ट टाइम जब बच्चा, उस टाइम पे तो बेबी आपका सर्वाइव कर गया था, गॉट इट। लेकिन मदर के अंदर क्या हो गई थी, उस एंटीजन के अगेंस्ट, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन गई थी, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी। तो वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां चली जाती हैं, बेबी में चली जाती है इजीली, क्योंकि ये एंटीबॉडीज आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज हैं। तो आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में चली जाती हैं। तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज कहां चली गई, बेबी के अंदर चली गई, गॉट इट, बेबी के ब्लड में चली गई। तो अब क्या होगा कि बेबी की ब्लड का जो ये एंटीबॉडीज हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ये बेबी की आरबीसीज हैं, गॉट इट। तो इनके सरफेस पे जो आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, गॉट इट। तो जो एंटीबॉडीज इसके अंदर आई हैं, मदर से जो एंटीबॉडीज के अंदर आई हैं इन आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडीज इन एंटीजन से जाके अटैच हो जाएंगी और यहां पर क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, गॉट इट। तो एग्लूटिनेशन के फलस्वरूप क्या होगा, फीटल जो आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएंगी आरबीसीज, गॉट इट। तो जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी, बच्चे में क्या हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, गॉट इट। तो इसमें अगर प्रिकॉशंस ना लिए जाएं, प्रिवेंशन ना लिया जाए और या फिर ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने पे बच्चे की यूट्रस में ही डेथ हो जाती है, या फिर बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी की। तो इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का भी एग्जाम्पल है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब बात कर लेते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की, कि न्यूबॉर्न बेबी में कौन से साइंस और सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सबसे पहला साइन तो बेबी में आपको देखने को मिलेगा कि उसकी स्किन आपको येलोइश दिखेगी, पूरे पीले कलर की उसकी स्किन पड़ जाती है। हीमोलिटिक एनीमिया उसमें डेवलप हो जाता है, जैसा कि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एंटी आरएच एंटीबॉडी उधर आ गई है। तो एंटी आरएच एंटीबॉडी आने की वजह से न्यूबॉर्न बेबी जो भी है, या फिटस या न्यूबॉर्न बेबी की जो आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे एनीमिया की कंडीशन, हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तीसरा जो सिम्टम है दैट इज एडिमा डेवलप हो जाता है बेबी में, यानी कि स्वेलिंग अंडर द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की सरफेस पे आपको दिखेगा स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं एडिमा। और नेक्स्ट है हिपैटोस्प्लीनोमेगाली भी डेवलप हो जाती है, यानी कि जो आपके लीवर और स्प्लीन है वो एनलार्ज कर जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। तो बड़ा हुआ साइज आपको मिलेगा बच्चे को, जब आप पाल्पेट करेंगे उसका लीवर और स्प्लीन को, तो उनका साइज जो नॉर्मल साइज से बड़ा हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोप्स फिटालिस। ये एक सीरियस कंडीशन है फिटस में, ये फिटस में होने वाली कंडीशन है, गॉट इट, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली एंड कार्डियक फेलियर। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है, हाइड्रोप्स फिटालिस अगर ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकती है, यानी कि बच्चा यूट्रस में ही मरा हुआ आपको मिलेगा। तो दोस्तों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर बच्चे को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है तो उसको बचपन से ही जॉन्डिस होगा, उसको पीलिया की प्रॉब्लम होगी। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस भी आपके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बेबी में। बेबी में कॉम्प्लिकेशंस कौन से शुरू हो जाते हैं, कर्निक टेरस स्टार्ट हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि बहुत सारी आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो बिलिरुबिन लेवल है, बच्चे का जो बिलिरुबिन लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आरबीसीज के ब्रेकडाउन होने से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो आरबीसीज का, बहुत सारी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। और आपको पता है कि बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये बढ़ा हुआ बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाता है।
और वहां पे क्या करता है, ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है। मोस्ट अफेक्टेड पार्ट्स कौन से होते हैं? बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम या क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाइस को ये क्या करता है, ये बिलिरुबिन डैमेज करना शुरू कर देता है। तो टोटली क्या होता है कि आपके बच्चे के ब्रेन की जो टिश्यूज होती हैं उनकी परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनका परमानेंट डेथ होनी शुरू हो जाती है। इसी कंडीशन को बोला जाता है कर्निक टेरस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिलिरुबिन का डिपोजिशन हो रहा है ब्रेन में। बिलिरुबिन का डिपोजिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेसिव बिलिरुबिन जब ब्लड में आपका बढ़ जाता है तो बच्चे की पूरी स्किन क्या पड़ जाती है, ये और आंखों में भी पीलापन दिखने लगता है। स्किन तो पूरी पीली दिख ही रही है, आंखों में भी पीलापन नजर आने लगता है। यानी कि टोटली क्या हो रहा है, जॉन्डिस की कंडीशन है। गॉट इट? जब ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो ब्लड में जब बहुत ज्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां चला जाता है, ब्रेन में एंटर कर जाता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं कर्निक टेरस। गॉट इट? देखिए दोस्तों, इस कर्निक टेरस के कंडीशन में कौन से फीचर्स बेबी में डेवलप होते हैं? बेबी लिथार्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बेबी, कमजोरी आ जाती है उसमें, और स्लीपी, बहुत ज़्यादा सोने लगता है बेबी। हाई पिच्ड क्राई, बहुत तेज आवाज़ में बच्चा बहुत ऊंची आवाज़ में रोने लगता है। हाइपोटोनिया हो जाता है, मसल टोन कम हो जाता है। आर्चिंग ऑफ हेड बैकवर्ड्स, बच्चे का हेड पीछे की तरफ को आर्च कर जाता है, पीछे की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है हेड। गॉट इट? एज द डिजीज प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ने लगती है तो बेबी में ओपिस्थोटोनस की भी कंडीशन आ जाती है, जिस तरह से टीटनस की कंडीशन में आता है। टीटनस में जैसे ओपिस्थोटोनस कंडीशन डेवलप होती है वैसे इसमें भी होने लगता है। इनएबिलिटी टू सकल मिल्क, बच्चा मिल्क को शक नहीं कर पाता, मदर की निप्पल को शक नहीं कर पाता ठीक से, यानी कि जिस तरह आपका बॉटुलिनम की कंडीशन में होता है, बॉटुलिज्म की कंडीशन में, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम जैसे होता है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम की कंडीशन में जैसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता, उसी तरह की कंडीशन यहाँ भी डेवलप होने लगती है। इरिटेबिलिटी आ जाती है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है बच्चे में, और बहुत ज़्यादा रोने लगता है बेबी। तो ये कुछ फीचर्स हैं कर्निक टेरस। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मसल टोन कम होने की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोटोनिया डेवलप हो गया है, और बच्चे का जो हेड है वो पीछे को मूव कर गया है, यानी कि पीछे की तरफ को आर्च कर गया है, इस तरह से आर्च बन गया है। गॉट इट? ये आप जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं इसमें ओपिस्थोटोनस कंडीशन आ गई है। बो शेप, धनुष की शेप का आपका क्या बन जाता है, पूरा शरीर बो शेप का हो जाता है, इसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस कंडीशन, जिस तरह टीटनस के केस में होता है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको हम डायग्नोस करेंगे। इसके डायग्नोसिस के लिए आप ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी में आपको ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या मेजर है इसका, कि आपको क्या करना पड़ेगा, लिवर फंक्शन टेस्ट। बेबी में जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो लिवर मार्कर्स हैं, जैसे बिलिरुबिन है, पिगमेंट बिलिरुबिन है, तो जब आप डायरेक्ट और टोटल बिलिरुबिन को देखेंगे तो वो इंक्रीज मिलेंगे आपको। गॉट इट? और अगर कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करें, सीबीसी अगर आप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, बहुत कम हीमोग्लोबिन लेवल हो जाएगा, क्योंकि आरबीसीज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसमें हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। और हीमेटोक्रिट यानी कि जो वॉल्यूम परसेंटेज है आरबीसीज का, वो भी आपका क्या हो जाता है, कम आपको मिलेगा। थर्ड जो मार्कर है दैट इज रेटिकुलोसाइट्स, यानी कि जो रेटिकुलोसाइट्स का मतलब जो इमेच्योर आरबीसीज हैं, उनका जब आप लेवल देखेंगे तो वो इंक्रीज आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का एक तरफ से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे साइड से इमेच्योर आरबीसीज का डेवलपमेंट कर रही है आपकी जो बोन मैरो है, बेबी का जो बोन मैरो है, बोन मैरो से नई आरबीसीज का डेवलपमेंट भी हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है नई आरबीसीज का, तो उन्हीं को बोला जाता है रेटिकुलोसाइट्स। तो आप देखेंगे कि रेटिकुलोसाइट्स का लेवल क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज्ड मिलेगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। जब आप करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स टेस्ट आपको मिलेगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के केस में। इस कूम्स टेस्ट पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा पता लग जाए कि मदर आपकी क्या है, RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव हो रहा है, गॉट इट, होने वाला है, बेबी RH पॉजिटिव है, यानी कि अभी अभी क्या है, माँ प्रेग्नेंट है, गॉट इट। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि माँ को इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG दी जाती है, यानी कि RH की एंटीबॉडी माँ में एडमिनिस्टर की जाती है, उसको इंजेक्ट की जाती है। कब? 28th और 34th वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, यानी कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है उसके 28वें और 34वें हफ्ते में उसको एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर
क्या दिया जाएगा, इंट्रावीनसली क्या दिया जाएगा, IgG एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज किसके लिए है, RH एंटीबॉडीज है, तो वो उसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। गॉट इट। तो उससे क्या बनेगा, एक पैसिव इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप होगी जिससे वो उससे बच सकती है। यानी कि बेबी से अगर उसके अंदर RH एंटीजन एंटर करता है तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी इंजेक्ट की जा रही है इंट्रावीनसली, वो एंटीबॉडी उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। और दूसरा तरीका है कि अगर पता ना चले, उस दरमियान अगर पता नहीं चलता और बेबी RH पॉजिटिव पैदा हो गया, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी RH पॉजिटिव था और वो डिलीवरी हो गई और वो बच्चा पैदा हो गया, गॉट इट। तब क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता लग गया, तुरंत विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी माँ को क्या दे दिया जाएगा, Anti-D एंटीबॉडीज उसको दे दी जाएंगी, यानी कि Anti-RH एंटीबॉडीज उसको दे दी जाती है, जिससे उसमें क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होगी, गॉट इट। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, यानी कि बेबी को जब वो यूट्रस में ही है, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू, यानी कि अम्बलाइकल वेन या अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू उसमें RH नेगेटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा, देखिए बेबी में क्या किया जा रहा है, RH नेगेटिव ब्लड को अम्बलाइकल वेन के थ्रू इंजेक्ट किया जा रहा है। ये कौन सा ब्लड दिया जा रहा है, RH नेगेटिव ब्लड इसको दिया जा रहा है, गॉट इट। या फिर क्या करेंगे कि पैदा हो जाने के बाद, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसमें RH नेगेटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, गॉट इट, ताकि क्या हो कि ये जो RH नेगेटिव ब्लड हम उसमें ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो बच्चे की जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसको रिप्लेस कर जाए, गॉट इट, उसको रिप्लेस। अब वापस बच्चे की RH पॉजिटिव ब्लड बनने में लगभग 6 महीने का टाइम लग जाता है, 6 मंथ का पीरियड लग जाता है कि वो इतना नया RH पॉजिटिव ब्लड बना ले कि अब वो ट्रांसफ्यूज किए गए RH नेगेटिव ब्लड को रिप्लेस कर जाए, तो उसमें आपका 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस बीच में क्या हो जाएगा, जो RH एंटीबॉडीज गई हुई हैं माँ से, मदर से बेबी में, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो RH एंटीबॉडीज मदर से बेबी में गई हुई हैं, वो क्या हो जाएंगी, इस बीच में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से इन्फेंट्स को बचाया जा सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से। इसके अलावा बेबी को फोटोथेरेपी भी दी जा सकती है, कब, जब बच्चे का जो कॉर्ड बिलीरुबिन है वो 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो, गॉट इट। तो उसको यूवी लाइट ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि बेबी को यूवी लाइट में रखा जाता है, इंक्यूबेटर पे रख के उसको यूवी ट्रीटमेंट दिया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर एक्सपोज की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, यानी कि जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है, वो इजीली बच्चे से क्लियर आउट हो सकता है, गॉट इट, यूरिन में निकल जाता है, गॉट इट। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन को क्लियर किया जा सकता है। तो ये यूवी लाइट क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड यानी कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आप बच्चे को बचा सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के कॉम्प्लिकेशन से। ये देखिए इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे को फोटोथेरेपी दी जा रही है, गॉट इट। दोस्तों फोटोथेरेपी के दौरान ध्यान रहे कि बेबी की आईज को कवर किया जाता है और जेनाइटल ऑर्गन्स को भी कवर किया जाता है ताकि उन पर कोई डैमेज ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।